नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हम चर्चा कर रहे थे भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हमने भारत के भूमि के निर्माण को 3 भागों में भागा: प्रथम चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। उसके बाद हमने भारत की विशेषताओं के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा: दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसमें हमने अध्ययन किया था कल दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों को हमने 6 चट्टानों में विभाजित किया था: आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुंडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्याचल क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि दूसरा है जो उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं नई नई वीडियो देखने के लिए। इसके साथ ही शेयर और लाइक करना भी न भूलें। तो हमारा टॉपिक दूसरा आता है उत्तर के विशाल पर्वतमाला। जैसे कि हम बात करते हैं, जो भारत का मानचित्र है, क्या भाई, भारत का मानचित्र है ये वाला। इस तरह से यहाँ पर पर्वतमाला है जिसे हम हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। तो ये हिमालय पर्वतमाला है, इसका निर्माण कौन कौन से कालक्रम में हुआ, इसके लिए क्या क्या तथ्य हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो उत्तर के विशाल पर्वतमाला में सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला को हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिमालय पर्वतमाला कहते हैं या वृहद हिमालय कहते हैं। इसके निर्माण के संबंध में कोबर भूसन्नति का सिद्धांत एवं हैरी हेंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इसमें एक तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कौन सा है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और हैरी हेंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। यानी अधिकतर हम बात करते हैं तो हैरी हेंस के प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की बात करते हैं। कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। क्या कहा है भाई? पर्वतों का पालना। यानी जब भूसन्नति हुई थी तो पर्वतों का निर्माण हुआ, इससे उसे क्या कहा? इसे पर्वतों का पालना कहा। लंबे समय और सकरे और छिछले जलीय भाग के उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, कब? 7 करोड़ वर्ष पहले पूर्व हिमालय के स्थान पर क्या था भाई? 33 सागर था। क्या था भाई? 33 सागर था, और 33 सागर में भूसन्नति हुई थी। इसके अलावा उत्तर में क्या था भाई? अंगारा लैंड। क्या था भाई? अंगारा लैंड। और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। क्या था भाई? गोंडवाना लैंड। और दोनों के टकराव के कारण क्या हुआ? दोनों को टकराव। भाई मान लो ये प्लेट तो हो गई अपनी कौन सी? अंगारा लैंड की, और ये प्लेट हो गई अपनी गोंडवाना लैंड की, और बीच में हो गए 33 सागर। कौन सा हो गया? 33 सागर। तो ये जब आपस में टकराई, क्या हुआ? आपस में टकराई, और टकराने से पहले यहाँ बीच में क्या हो गया था भाई? अवसाद इकट्ठा हो गया था। क्या हो गया था? अवसाद। तो टकराने के कारण यह अवसाद क्या हुआ भाई? ऊपर उठ गया। इस तरह से क्या उठ गया? ऊपर वलयदार पर्वतमाला बन गई, और इसको हम क्या कहते हैं? वृहद हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेटों के टकराव से हुआ था। क्या भाई? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेटों के टकराव से हुआ था। हम भाई अध्ययन करते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है अपना, यूरेशिया, ये तो भाई एशिया हो गया, और ये यूरोप हो गया, और दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं।
इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ से क्या हुआ भाई, भूसन्यति के दौरान टुकड़ा टूटा है और ये टुकड़ा धीरे धीरे जाकर कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। तो इसको हम कहते हैं इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट, और इसको बोलते हैं हम यूरेशियन प्लेट। तो दोनों के टकराने से क्या हुआ भाई, दोनों के टकराने से हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ, टकराव से निर्माण हुआ। सेनोजोइक व ओलिगोसिन कल्प में वह हिमालय का निर्माण हुआ। ज्योग्राफी में हम काल का विभाजन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सेनोजोइक व ओलिगोसिन जो काल थे, कल्प थे, उनमें क्या हुआ भाई, वह हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसिन कल्प में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। भाई हम हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो मायोसिन कल्प में क्या हुआ भाई, लघु हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वतमाला के बिल्कुल नीचे का भाग है जो इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला है, इसको हम वृहद हिमालय कहते हैं। ये बड़ा है क्योंकि इसमें ऊंची चोटियां हैं। इसको मध्य बोलते हैं और इसको लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लघु। तो इस प्रकार 3 भागों में बटा हुआ है। अब जो ये इस प्रकार श्रेणी है, तो नीचे नीचे की जो श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है। क्या है भाई, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण वृहद हिमालय व लघु हिमालय के अवसादों के कारण प्लायोसिन काल में हुआ था। कब हुआ था, प्लायोसिन काल में हुआ था। यानी कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण वृहद हिमालय और लघु हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के अवसादों के कारण प्लायोसिन काल में हुआ था या प्लायोसिन कल्प में हुआ था। हिमालय का निर्माण अभी वर्तमान समय में भी जारी है। यानी कि ये नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है और सबसे नवीन पर्वतमाला है और वर्तमान समय में भी इसका निर्माण कार्य जारी है। हिमालय पर्वत भारत के प्राकृतिक व राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है। क्या करता है भाई, हिमालय पर्वत भारत की प्राकृतिक व राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है। किस दिशा में भाई, उत्तर पूर्वी दिशा में। हिमालय पर्वत के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप एशिया से अलग होता है। यानी कि हिमालय पर्वतमाला ने उत्तर पूर्व में, दक्षिण में भारत को एशिया महाद्वीप से क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। और इसी कारण भारत को क्या कहा जाता है, एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। हिमालय पर्वत ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा आती है तो हिमालय पर्वतमाला उन हवाओं को रोकता है, मानसून को रोकता है और भारत में वर्षा कराता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत शीतकाल में साइबेरिया की शीत हवाओं से हमारी रक्षा करता है। यानी कि साइबेरिया से शीतकाल में जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको हिमालय पर्वत रोक लेता है। हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला में बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, ठीक है, और भी बहुत सारी हमारी उपयोगी वस्तुएं यहाँ से मिलती हैं, इसलिए इसे जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जाता है। तो यह मानचित्र में हम देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक भारत में फैली हुई है। तो यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, इन क्षेत्रों में हिमालय पर्वतमाला क्या हुआ है भाई, फैला हुआ है। क्या हुआ है, फैला हुआ है। और ये जैव विविधता से मूल रूप से भरा हुआ है और टेर्सियन चट्टानों या राइसिन चट्टानों का वितरण इन्हीं क्षेत्रों में हुआ पड़ा है। अब जो ये क्षेत्र है इसमें यहाँ से इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला का विस्तार हुआ पड़ा। ये पाकिस्तान में है भाई, पाकिस्तान में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पाकिस्तान में हिमालय पर्वतमाला को हिंदी कुश पर्वतमाला, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा भाग है हमारा
उत्तर भारत का विशाल मैदानी प्रदेश, क्या भाई, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, यानी कि ये तो हो गया हमारा दक्षिण का प्रायद्वीप हो गया सबसे पहले तो, जिसे हमने 6 भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद उत्तर की विशाल पर्वतमाला का अध्ययन किया कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला कौन किस काल में उत्पन्न हुई और किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, और ये नवीनतम वलय पर्वत हैं और वर्तमान में भी इनका निर्माण कार्य जारी है। यहाँ हम देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में, क्या देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में, मान लो ये भारत का मैप है और ये हिमालय पर्वतमाला हो गई, तो इसके इस दिशा में यहाँ पर ये दक्षिण में भारत के विशाल मैदानी प्रदेश का क्या हुआ पड़ा है भाई, निर्माण है। हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में हिमालय का उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग है जो सबसे उपजाऊ है, नदियों द्वारा निर्मित है, और यहाँ ये क्षेत्र मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। हिमालय व दक्षिणी भारत नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। यानी हिमालय में जो नदियाँ निकलती हैं या दक्षिणी भारत की नदियों द्वारा जो यहाँ आकर इकट्ठा होती हैं, तो उनके द्वारा जो अवसाद ला गया उसके कारण क्या हुआ भाई, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान का निर्माण प्लेस्टोसीन व होलोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था, प्लेस्टोसीन व होलोसीन काल में हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण प्लेस्टोसीन व होलोसीन काल में हुआ था। इस क्षेत्र के पुराने जलोढ़ को बांगर, क्या कहते हैं, बांगर, और नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ को यानी कि जो पुरानी मिट्टी आकर इकट्ठा हुई उसको तो हम क्या कहते हैं, बांगर, और जो नदियों द्वारा नई मिट्टी इकट्ठी होती है उसको हम खादर कहते हैं। क्षेत्र के उपजाऊ होने के कारण पशु व कृषि आधारित उद्योगों का कच्चा माल प्राप्त होता है। यह क्षेत्र उपजाऊ है, नदी द्वारा निर्मित है, तो यहाँ पशु भी पाले जाते हैं कृषि के साथ, और कृषि भी की जाती है। तो जो उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है पशुओं से संबंधित और कृषि से संबंधित, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। क्षेत्र में नदियाँ अधिक होने के कारण यह नहर व बांध परियोजनाओं का विकसित की गई हैं। यानी कि इस क्षेत्र में नदियाँ ज़्यादा हैं तो यहाँ सिंचाई के लिए नहर परियोजनाएं विकसित की गई, बांध परियोजनाएं विकसित की गई, जिससे इन नदियों का जल अत्यधिक उपयोग में लाया जा सके, जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा सके, जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सके। नदियों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र में मत्स्य पालन का विकास अधिक हुआ है। भाई इस क्षेत्र में नदियाँ अधिक हैं तो लोगों ने यहाँ बांध बनाए, तालाब बनाए, और उन बांध तालाबों में मछली का उत्पादन, मछली का पालन शुरू किया। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण यह पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार है। यानी कि हम कहते हैं ये अवसादों से निर्मित हुई है, अवसादों से निर्मित हुई है, तो भविष्य में हम ये देखते हैं कि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि यहाँ नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के बड़े बड़े भंडार हो सकते हैं। क्षेत्र में समतल मैदान होने के कारण सड़क व रेल परिवहन का अधिक विकास हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का समतल भाग है और समतल भाग होने के कारण यहाँ सड़क व रेल परिवहन का अत्यधिक विकास हुआ है। इस मैदानी भाग में भूमिगत जल का विशाल भंडार है, जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्या होती है भाई, पूर्ति होती है, किससे, भूमिगत जल के भंडार से। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ तक विकसित है, तो ये मानचित्र के द्वारा हम देखते हैं। तो ये असम से लेकर, असम और यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ये वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, तो ये वाला क्षेत्र जो नदियों द्वारा निर्मित है। कैसा है, नदियों द्वारा और प्लेस्टोसीन व नवीन निक्षेपों द्वारा, अपर्दन द्वारा ये क्षेत्र क्या हुआ है भाई, निर्मित हुआ है। कैसे हुआ है, अपर्दन द्वारा ये क्षेत्र निर्मित हुआ है। जब निर्मित हुआ है तो ये मैदान समतल होगा, नदी द्वारा मिट्टी लाई गई है, तो ये कैसा होगा भाई, उपजाऊ होगा, और उपजाऊ होगा तो यहाँ उद्योगों के लिए अधिक से अधिक कच्चे माल उपलब्ध होगा, और अधिकतर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं क्षेत्रों से की जाती है।
तो ये हमारा आज का चैप्टर था जो भूगर्भिक संरचना का, भारत की भूगर्भिक संरचना के ऊपर था। उसको हमने 3 भागों में बांटा था, वो 3 भाग पूरे हो गए हैं। और भारत की संरचना किस प्रकार हुई, भारत के पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, भारत के विशाल मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस किस काल में हुआ, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसका हमने अध्ययन किया।